गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी का फर्स्ट देख लिया था, नेट इनकम थ्योरी, शुद्ध आय सिद्धांत। अब हम एक सेकंड थ्योरी देखते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत। इस थ्योरी को देने वाले भी वही थे जिन्होंने फर्स्ट थ्योरी दी थी, डेविड डूरंट। यानी कि जो प्रोपाउंडेड थे वो कौन थे? डेविड डूरंट। यानी डेविड डूरंट के द्वारा प्रतिपादन किया गया। देखिए इस थ्योरी के बारे में कि जब पहले वाली थ्योरी दी गई थी नेट इनकम थ्योरी, उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा था कि अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करते हो तो उसके लिए क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म दोनों ही इफेक्ट होती हैं। क्या वर्ड था? इफेक्ट हो रही थी, प्रभावित हो रही थी। लेकिन ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। किसके? आपकी नेट इनकम थ्योरी के ऑपोजिट है। देने वाले तो डेविड डूरंट ही है। पहले जो इनकम थ्योरी थी वो भी डेविड डूरंट ने दी थी और नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी भी डेविड डूरंट ने ही दी है। बट थोड़ा डिफरेंस है, देखिए क्या है। दिस थ्योरी इज ऑपोजिट दैट ऑफ एनआई थ्योरी। यानी कि यह जो सिद्धांत है वो आपके नेट इनकम थ्योरी के विपरीत है। ये जो सिद्धांत जो दे रखा है डेविड डूरंट ने, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या कह रहा है? इफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म डू नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज होता है तो ना तो वो वैल्यू ऑफ द फर्म को, यानी कि संस्था के मूल्य को परिवर्तन करेगा और ना ही पूंजी की लागत यानी कि KE को इफेक्ट करेगा। तो वर्ड ध्यान रखिएगा, यहाँ आ रहा है डू नॉट इफेक्ट, और पहले वाली जो थ्योरी थी नेट इनकम की थ्योरी उसमें क्या था? अफेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस आ जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस क्या थी कि दोनों को देने वाले डेविड डूरंट थे। इट्स अ सिमिलर, ठीक है, ये पॉइंट तो सिमिलर हो गया। लेकिन डिफरेंट क्या है कि इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस करेंगे तो ना तो वैल्यू ऑफ द फर्म इफेक्ट होगी और ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट होगी, ठीक है। बाद में ये थ्योरी क्या कह रही है? बाद में ये थ्योरी कह रही है कि KO क्या कहते हैं? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। KO किससे डिनोट हो रहा था? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ कांस्टेंट। यानी कि जो आपका पूरा हम कह सकते हैं पूंजी की लागत, समग्र लागत होती है संस्था की, वो स्थिर रहती है। संस्था की जो समग्र लागत रहेगी वो स्थिर रहेगी। नो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि जो पूंजी ढांचा होता है वो कोई अनुकूलतम नहीं होता। यानी कि चाहे आप डिबेंचर को बढ़ाएं, आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चाहे डिबेंचर को बढ़ाएं, चाहे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी को बढ़ाएं, तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके किसी भी चीज़ पे। तो यानी कि कोई भी एक अनुकूलतम, जो प्रीवियस जो थ्योरी थी वो क्या बता रही थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का नेट इनकम थ्योरी की डिबेंचर को जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन होगा, इक्विटी का जो है वो वैल्यू बढ़ेगा, मार्केट प्राइस बढ़ेगा। बट ये थ्योरी क्या कह रही है कि अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका चेंजेस भी करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा है कि कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम या अनुकूलतम नहीं होता। यानी कि चाहे आप अपनी थ्योरी में डिवेंचर को बढ़ाएं चाहे इक्विटी को बढ़ाएं, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करते हैं इसकी एजम्पशन की या मान्यता की। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या कह रहा है? नो इम्पॉर्टेंट टू डिवीजन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी capital because the value of the firm by investor is done as an aggregate point। यानी कि ये थ्योरी क्या कह रही है कि कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप डेब्ट और इक्विटी को बांटते हो, उसका विभाजन करते हो कि इतना डिबेंचर लेना चाहिए, इतना इक्विटी लेना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है? उन्होंने रीज़न दिया क्योंकि जो वैल्यू होती है फर्म की, जब हम वैल्यू ऑफ द फर्म निकालते हैं, कोई इन्वेस्टर यानी जो पैसा लगाने वाला जो विनियोजक होता है वो अगर फर्म का वैल्यू निकालता है तो वो एग्रीगेट यानी समग्र बिंदु से निकालता है, पूरा एक साथ निकालता है। वो ये नहीं देखता कि डिबेंचर की क्या बढ़ रहा है या इक्विटी का क्या बढ़ रहा है। तो उनको ऐसा लगता था डेविड डूरंट को कि जो डेब्ट और इक्विटी है उसका डिवीज़न करना वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एग्रीगेट पॉइंट से सोचते हैं और एग्रीगेट पॉइंट से ही वो वैल्यूशन करते हैं फर्म का। इसीलिए जो डिविजन्स करना होता है, बांटना होता है डेब्ट इक्विटी को, वो वेस्ट उन्होंने माना या कि इम्पॉर्टेंट नहीं माना है, राइट।
बात करते हैं KE यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको देखिए ये जो वर्ड्स होते हैं ना KE, KO, ठीक है, इसे बिल्कुल लर्न करके रखना है क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी काम आएगा आपका, ठीक है। तो KE इट मीन्स इक्विटी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कांस्टेंट रहेगा, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। अब याद रखिएगा जो एजम्पशंस होती हैं वो एजम्पशन हमें एज इट इज़ याद रखनी होती हैं क्योंकि वो उनके सिद्धांत के नियम है। अगर हम इस एजम्पशन को नहीं फॉलो करेंगे तो हम इस सिद्धांत को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है आपको। बात करते हैं नेक्स्ट एजम्पशन की, नो कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर नहीं है। जो प्रीवियस थ्योरी थी उसमें कहा था इनकम टैक्स को इग्नोर किया था, बट ये थ्योरी किसे कर रही है, कॉर्पोरेट टैक्स। तो ध्यान रखिएगा डिफरेंस है, कॉर्पोरेट टैक्स निगम कर को नहीं मानती। कौन सी थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। कौन सी थ्योरी इनकम टैक्स को नहीं मानती है, वो थी नेट इनकम थ्योरी। और कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं मानने वाली थ्योरी है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो बिजनेस रिस्क कांस्टेंट, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में जो बिजनेस रिस्क होती है वो भी कांस्टेंट रहती है, यानी कि जो कह सकते हैं व्यवसायिक जोखिम होती हैं वो भी क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं। क्लियर है आपको कि अगर कम लागत वाली, अगर आप कह सकते हैं इसमें क्या है कि पूंजी संरचना जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसके प्रत्येक लेवल पर जो बिजनेस रिस्क होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि जो कैपिटलाइजेशन की रेट होती है, पूंजीकरण की दर है, वो भी स्थिर रहती है क्योंकि समग्र पूंजीकरण दर व्यवसायिक जोखिम पर निर्भर करती हैं। यानी कि जो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट होती है, एग्रीगेट कैपिटलाइजेशन रेट होती है, वो बिजनेस जोखिम पे निर्भर करती है। आपकी कह सकते हैं कि बिजनेस रिस्क को भी कांस्टेंट माना है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कांस्टेंट माना है। एक इसकी लास्ट एजम्पशन है वो है यूज ऑफ डेब्ट। अगर उस सिद्धांत में जो नेट इनकम थ्योरी थी, जो शुद्ध आय सिद्धांत था, उसमें तो क्या था, उस सिद्धांत में तो हमको बता रहा था कि डेब्ट अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये सिद्धांत बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो वो इसकी एजम्पशन ये देखिए, यूज़ ऑफ डेब्ट। अगर आपने बहुत ज़्यादा डेब्ट को बढ़ाया, यानी हम क्या सोचते हैं कि डेब्ट होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, चीपर होते हैं, यानी कि सस्ते होते हैं। तो ये सस्ते डेब्ट को अगर तुमने बढ़ाया अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, शेयर होल्डर रिस्क बढ़ जाएगी। यानी कि जो समता के अंशधारी होते हैं, समता अंशधारी होते हैं, उनकी जोखिम बढ़ जाएगी और उनकी जोखिम बढ़ने जो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है समता अंशधारियों की, उसमें भी क्या होगी, या हम कह सकते हैं समता पूंजी की जो पूंजीकरण दर होती है KE होती है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है सब, यानी कि ऋण का प्रयोग अगर आपने बढ़ाया, सस्ते ऋणों को बढ़ाया, तो समता अंशधारियों की जोखिम बढ़ेगी और जोखिम बढ़ने से जो पूंजीकरण की समता पूंजी होती है वो भी बढ़ेगी। कम लागत वाली ऋण पूंजी के प्रयोग से प्राप्त होने वाले संपूर्ण लाभ समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि डेब्ट से हमको प्रॉफिट होगा, क्योंकि इस पे तो सिर्फ डिबेंचर पे तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, और रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा वो किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन यहाँ पे ये थ्योरी बिल्कुल इसके ऑपोजिट बता रही है कि डेब्ट अगर आप बढ़ाओगे, डिबेंचर अगर आप सस्ते सस्ते लोगे, तो इक्विटी की जो रिस्क होती है वो भी बढ़ जाएगी और जो कैपिटलाइजेशन की रेट है वो भी बढ़ जाएगी। क्लियर है आपको। बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है, फर्स्ट फॉर्मूला कह रहा है वैल्यू निकालना, वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन KO। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, KO मीन्स क्या हो गया, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है तो EBIT अपॉन KO करना है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड स्टेप की, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अगर आपको समता का बाजार मूल्य निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। जो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म यहाँ से आया, जो V आया ना, उस V में से आपको मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर को लेस करना है। यानी कि अगर आपको शेयर का वैल्यू पता करना है तो सिंपल है कि वैल्यू माइनस D कर दोगे, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म है उसमें से D को माइनस करोगे तो शेयर का निकल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं थर्ड स्टेप की कि KE यानी कि कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन इसमें रेट इसको फाइंड करना होगा, तो EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBIT माइनस इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ सिर्फ EBIT है, यहाँ EBIT माइनस इंटरेस्ट करना है। अपॉन करें, इसके लिए दो है, या तो आप V माइनस D करो, V माइनस D क्या आ रहा था, S आ रहा था, और मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे S लिखूँ तो भी सेम बात है। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 से करना है। तो देखिए
के ई का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। के ई का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। और जब मैं EBIT में से इंटरेस्ट को लेस करती हूँ तो वो क्या बन जाता है? वो बनता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो प्रॉफिट बचा है वो, क्योंकि इंटरेस्ट देने के बाद रिमेनिंग किसका बचेगा? जो इक्विटी होते हैं उनका, ठीक है। और अपॉन करते हैं वैल्यू ऑफ द इक्विटी कैपिटल, क्योंकि किससे करना है? एस से। चाहे आप V माइनस डी लिखो चाहे आप S लिखो तो दोनों ही कॉमन होगा, क्योंकि इसको अपॉन किससे करना है? वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल और मल्टीप्लाई 100। क्लियर है आपको ये? चलिए इसका एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। EBIT मैंने दे रखा है 3 लाख, 3 लाख का EBIT है। KE दे रखा है 12%, यानी मैंने यहाँ पे मुझे डिबेंचर का लिखना था, डिबेंचर का दे रखा है। और KO है ओवरऑल आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। पहला फॉर्मूला क्या था? EBIT अपॉन KO, EBIT अपॉन KO। EBIT कितना है क्वेश्चन में? 3 लाख, राइट। और 3 लाख अपॉन क्या करना है? कॉस्ट ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15% जो को मैंने दे रखा है, डिवाइड किया तो इससे वैल्यू आ गई फर्म की, कितनी आई? 20 लाख, 20 लाख की आ गई है। अब मुझे क्या निकालना है? देखिए 20 लाख का मुझे निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे डिबेंचर का जो 12% है और उसके साथ में मेरे जो डिबेंचर की वैल्यू है वो है आपके 10 लाख के। कितने हैं? 10 लाख के। सॉरी ये क्वेश्चन में लिखना मैं भूल गई थी, 10 लाख के ये गिवन होगा आपको, ठीक है। चलिए एस निकालना है आपको, शेयर का इक्विटी का मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या निकालेंगे हम लोग, ये निकाला है V माइनस डी, जो वैल्यू आ गई कितनी आई थी? अभी हमने सॉल्व किया 20 लाख माइनस डी कितना है? 10 लाख, कितना है? 10 लाख। तो 20 लाख में से जब आप 10 लाख लेस करोगे, 20 लाख माइनस 10 लाख, देन कम्स टू 10 लाख। कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। तो ये 10 लाख क्या है? ये 10 लाख है आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी के भी 10 लाख हैं और डिबेंचर के भी 10 लाख आए, ठीक है। चलिए KE निकालते हैं। KE का फॉर्मूला था EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन S। तो देखिए EBIT कितना दे रखा था? 3 लाख दे रखा था। इंटरेस्ट की रेट कितनी दे रखी थी? 12%। अब 10 लाख पर आप 12% लगाओगे तो कितना आएगा? 1,20,000, यानी 1,20,000। तो 3 लाख में से हमने इंटरेस्ट के लेस कर दिए 1,20,000 और डिवाइड करना है S को। S मीन्स जो आपका इक्विटी शेयर की कैपिटल है, ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल, वो कितनी आई थी? 10 लाख। ये 10 लाख निकाला था हमने सेकंड से, ठीक है, उसको डिवाइड करना है और आ जाएगी परसेंटेज 18%। तो ये 18% क्या है? इक्विटी की कैपिटलाइजेशन रेट है जो कि हमने निकाली है। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो किया था नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, जिसको देने वाले डार्विन टूरन थे। फिर हमने इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़े और उसके बाद में हमने देखे कि इसकी कुछ एजम्पशन है जो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हमने लिख कर इसको लर्न किया। और फिर हमने इसकी एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशन थी, ठीक है, उसके बाद में हमने इसको फार्मूले को लर्न किया, ठीक है। और फार्मूले के बाद में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया जो कि एग्जाम्पल किससे रिलेटेड था? आपका सेकंड थ्योरी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी से रिलेटेड, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MM थ्योरी और ट्रेडिशनल थ्योरी को देखते हैं। ओके, थैंक यू।